नमस्कार। आज हम गांधीय दर्शन में गांधीय अर्थशास्त्र के अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। गांधी वस्तुतः भारतीय ग्रामीण परिवेश में निर्धारित और पल्लवित एक ऐसी अर्थव्यवस्था को अपने अध्ययन के केंद्र में स्थापित करते हैं जो समस्त मनुष्यों की समस्त मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक बन सके और साथ ही साथ उनमें आत्मनिर्भरता का एक विशेष गुण जो है वो अर्थव्यवस्था समाहित करे। इस प्रकार का एक आर्थिक दर्शन बहुत विस्तृत रूप में विविध अर्थशास्त्र के विविध पक्षों पर विचार करते हुए गांधी ने गांधीय अर्थनीति के रूप में एक विशेष प्रकार का विकल्प जो भारतीय आवश्यकताओं, इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी प्रथम आवश्यकता जो आर्थिक आधार को विस्तारित करती है, उस पर ये दर्शन पूरी तरह से आधारित है। गांधी ने आर्थिक सिद्धांतों के संदर्भ में सबसे पहली और मुख्य बात ये मानी है कि अर्थशास्त्र जो है वो नीति शास्त्र पर निर्भर होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। राजनीति के माध्यम से आर्थिक नीति का निर्धारण एक प्रक्रिया है, लेकिन नीति शास्त्र के माध्यम से अर्थव्यवस्था का निर्धारण गांधी के अनुसार एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी की बात है, जो हमारी परम आवश्यकताओं को पूरा करने का एक बहुत सशक्त जरिया या माध्यम बन सकता है। गांधीय दर्शन किसी प्रकार की कल्पना पर या आदर्शवादिता पर आधारित नहीं है। ये पूरी तरह से व्यावहारिक सिद्धांतों के निर्धारण और साथ ही साथ उनके अनुशीलन की प्रक्रिया को, कथनी और करनी के भेद को किसी भी रूप में अपने अध्ययन का आधार नहीं बनने देता, बल्कि जो कथित सिद्धांत है उनके अनुशीलन का आधार गांधीय सिद्धांतों में और उनके विचारों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गांधी ने ये माना है कि वो अर्थशास्त्र जो नैतिक और भावनात्मक पक्षों की उपेक्षा करता है, वो वस्तुतः एक मोम की मूर्ति के समान है, जो चाहे देखने में आकर्षक लगे, लेकिन या ऐसा लगता हो देखने में कि वो सजीव है ये मोम की मूर्ति, लेकिन वो होती प्राण विहीन है। उसमें किसी प्रकार की उपयोगिता या उसकी किसी प्रकार से कोई सार्थकता नहीं होती। इसलिए गांधी ये मानते हैं कि हर आर्थिक पहलू में नैतिकता समाहित होनी चाहिए। नैतिकता और आर्थिक तत्व में जितनी दूरी आती है, सामान्यतः उतना ही विषाद, विकार, या हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक और अन्य व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं दूषित होती हैं और वो किसी न किसी रूप में व्यक्ति और समाज की समस्याओं का मूल कारण तैयार करती हैं। इसलिए अर्थशास्त्र का सर्वोत्तम प्रयोग जो है वो नीति शास्त्र के माध्यम से या नीति शास्त्र पर ही आधारित होना चाहिए। इसीलिए गांधी ये मानते हैं कि मैं अर्थ विद्या और नीति विद्या में वस्तुतः कोई भेद नहीं करता हूँ, क्योंकि जिस अर्थ विद्या से व्यक्ति या राष्ट्र के नैतिक कल्याण को हानि पहुँचती हो, गांधी इसे अनीतिपूर्ण या पापमय नीति के रूप में प्रतिपादित करते हैं। तो इसलिए गांधी की ये मान्यता है कि सच्चा अर्थशास्त्र तो सामाजिक न्याय की हिमायत करता है, उसका संरक्षण और उसका समर्थन करता है। वह समान भाव से सबकी भलाई के लिए, सभी के कल्याण के लिए, जिसमें कमज़ोर वर्ग भी शामिल है, प्रयत्न करता है और ये एक सभ्य, जनोचित, सुंदर जीवन के लिए अनिवार्य धरातल के रूप में, अनिवार्यता के रूप में इस नीति शास्त्र पर आधारित आर्थिक नीति का समर्थन करते हैं। तो गांधी इस अर्थ में एक बहुत मानवतावादी और व्यापक दृष्टिकोण लेकर अर्थशास्त्र को पूरी तरह से नैतिकता से युक्त
नैतिकता पर आधारित करने का समर्थन करते हैं। इस संदर्भ में गांधी का ये मानना है कि जो आधुनिक प्रवृत्ति के रूप में औद्योगिकरण की नीति या औद्योगिकरण का विकास हमें दिखाई दे रहा है, गांधी का ये मानना है कि औद्योगिकरण की नीति और इसकी प्रक्रिया के कारण ही समाज में शोषण की भावना का विकास हुआ है। क्योंकि गांधी की ये मान्यता है कि ये औद्योगिकरण की नीति सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति और लाभ प्राप्ति की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। इसमें लोक कल्याण का या नैतिकता का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप या कोई प्रभाव और कोई आधार स्वीकार नहीं किया जाता। ये औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुद्ध लाभ के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर, व्यक्तिगत स्वार्थ को ध्यान में रखकर लाभ हेतु प्रतिस्पर्धा की नीति पर आधारित है और ये नीति सामान्य रूप में लोक कल्याण का आधार नहीं बनती। लेकिन गांधी ये कहते हैं कि औद्योगिकरण के कारण समाज में शोषण बढ़ा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि औद्योगिकरण की इस प्रवृत्ति को ही समाप्त कर दिया जाए, बल्कि गांधी ये मानते हैं कि औद्योगिकरण की प्रवृत्ति को, इसकी प्रक्रिया को, इसकी नीति को यदि अधिक नैतिक और कारगर बनाकर प्रयोग में लाया जाएगा तो एक समुन्नत प्रकार का, अधिक श्रेष्ठ प्रकार का, अधिक बाधा मुक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है और इसी निर्माण के आधार पर मानव जाति का कल्याण संभव है। तो औद्योगिकरण की नीति में दोष है, ये गांधी स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी ये भी मान्यता है कि इस दोष का निवारण जो है वो नैतिकता का पुट यदि औद्योगिकरण के सिद्धांत और प्रक्रिया में मिला दिया जाए तो उससे औद्योगिकरण का दोष जो है प्रक्रिया का, जो कि शोषण का आधार या कारण बनता है, उसमें कमी आ सकती है और यही नैतिकता युक्त औद्योगिकरण की नीति एक समुन्नत समाज के निर्माण की तरफ अग्रसर कर सकती है। इसलिए गांधी व्यवस्थाओं के या सिद्धांतों के या नीतियों के आलोचक नहीं है। औद्योगिकरण जैसी शुद्ध राजनीतिक लाभ और आर्थिक लाभ और व्यक्तिगत लाभ और संकुचित स्वार्थ पर आधारित नीति में भी यदि नैतिकता को समाहित किया जाए तो ये लोक कल्याण का जरिया बन सकती है, लोक कल्याण का माध्यम बन सकती है प्रक्रिया। ऐसी एक प्रकार की जो कहना चाहिए संतुलक व्यवस्था के रूप में भी गांधी आर्थिक तत्व में नैतिक तत्व को समाहित करने का, शामिल करने का समर्थन करते हैं। इसके अतिरिक्त गांधी अर्थ तत्व को नीति शास्त्र के अधीन रखना चाहते हैं, नीति शास्त्र पर आधारित रखना चाहते हैं और गांधी ये कहते हैं कि बिना हिंसा किए, बिना उग्रता के, अहिंसा के द्वारा आर्थिक समानता कैसे लाई जा सकती है। हमारा चिंतन का प्रवाह जो है वो इस दिशा में अग्रसर होना चाहिए कि हिंसा से कोई स्थायी समाधान प्राप्त होने वाला नहीं है। अहिंसा का प्रयोग करते हुए किस प्रकार एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है कि जिसमें अधिकाधिक आर्थिक समानता कायम हो सके। हमारा जो सोचने का जो हमारे नज़रिया है वो नज़रिया इसी एक मूल आधार पर आधारित होना चाहिए। तभी एक बहुत बेहतर प्रकार का विकल्प जो है औद्योगिकरण का या आर्थिक शोषण की नीति का या इसी प्रकार के नकारात्मक प्रभावों का प्राप्त होगा। इसके लिए गांधी ये मानते हैं कि किस तरह से अहिंसा से आर्थिक समानता स्थापित हो सकती है। इसमें हमारा पहला कदम तो ये होना चाहिए कि जिसने भी इस आदर्श को अपनाया है, कौन सा आदर्श, कि अहिंसा से आर्थिक समानता कैसे लाई जा सकती है, अहिंसा का आदर्श जिसने भी अपनाया है वो अपने जीवन में एक आवश्यक परिवर्तन करे। क्योंकि गांधीय दर्शन सिर्फ सैद्धांतिक और कथनी के स्तर पर
ही कार्यरत नहीं हैं, बल्कि इस लिए गए निर्णय को, जिस सिद्धांत को हमने अंगीकार किया है, स्वीकार किया है, उसे अपने व्यवहार का हिस्सा भी बनाया जाए। तो जो भी अहिंसा के माध्यम से आर्थिक समानता की नीति का निर्धारण करने का, उसकी स्थापना का प्रयास करते हैं, उन्हें सबसे पहले अपने जीवन में एक आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए। और वो आवश्यक परिवर्तन ये है कि हिंदुस्तान की गरीब प्रजा या जनता के साथ अपनी तुलना करके अपनी आवश्यकताओं को धीरे धीरे क्रमशः कम करें, न्यून करें। यदि आवश्यकताएं निरंतर बढ़ती रहेंगी तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनावश्यक प्रतिस्पर्धा की नीति, जो कि स्वार्थपूर्ण भी हो सकती है, हिंसा और उग्रता पर भी आधारित हो सकती है, अनैतिकता पर भी आधारित हो सकती है, इसके उदय होने की पूरी संभावना होती है। इसलिए गांधी की ये मान्यता है कि अहिंसा से भी आर्थिक समानता का लाभ या उसकी स्थापना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। और ये प्रयत्न प्रारंभिक रूप में उस व्यक्ति के द्वारा किए जाएं जो ये सोचता है कि ये सिद्धांत वाकई उचित है। अहिंसा के माध्यम से परिवर्तन का, नीति शास्त्र को अर्थशास्त्र की मूल इकाई मानने का, उन लोगों को सबसे पहले अपने जीवन में एक परिवर्तन लाना चाहिए कि वो अपनी तुलना धनाढ्य या धनी वर्ग से ना करें, बल्कि हिंदुस्तान की गरीब प्रजा के साथ अपनी तुलना करके और अपनी आवश्यकताओं को धीरे धीरे न्यून कर लें और अपना जो धन कमाने की या धनोपार्जन की जो शक्ति है उसको नियंत्रण में रखे। जो धन कमाए उसे ईमानदारी से कमाने का लक्ष्य अपने सामने रखे। तो ऐसा अर्थ तत्व जो है वो, क्योंकि पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित हो जाता है, इसलिए वो समाज के विकास में कल्याणकारी हो सकता है। जहाँ अनियंत्रित आर्थिक प्रतियोगिताएं शोषण, मानवीय शोषण का आधार बनती हैं, यदि उनमें अहिंसा का तत्व शामिल किया जाता है, अहिंसा के द्वारा आर्थिक समानता की स्थापना की कोशिश की जाती है, तो उस कोशिश में जो भी धन कमाया जाए, पहले तो अपनी आवश्यकताओं को कम से कम कर लिया जाए। जो तुलना है वो उच्च वर्ग से नहीं, बल्कि गरीब से गरीब जन के साथ अपनी तुलना करके अपनी आवश्यकताओं को कम से कम कर लिया जाए। और उसके पश्चात प्रयास करके जो भी धन कमाया जाए वो पूरी ईमानदारी से कमाया जाए, यानी श्रम को समाहित करके जो पूंजी या जो अर्थ तत्व प्राप्त किया जाता है, ये अर्थ तत्व एक तरह से खरी कमाई होता है, जो समाज को और व्यक्ति को निश्चित रूप से एक नैतिकता युक्त, इतना मजबूत मानवीय आधार प्रदान करता है, जो निरंतर उत्तरोत्तर विकास की तरफ अग्रसर होता है। तो गांधी का अर्थनीति का पहला सिद्धांत है कि गांधी एक ऐसी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं जो पूरी तरह से नैतिकता से निर्धारित की गई है, जिसकी प्रक्रिया नैतिकता पर आधारित है और जो वस्तुतः विकास के किसी भी स्तर पर आर्थिक तत्व को नैतिकता से दूर नहीं करता। ये एक प्रकार का अधिक प्राकृतिक, अधिक कारगर और समाज के कल्याण और सेवा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अधिक औचित्यपूर्ण प्रकार का एक ऐसा व्यवहार बनता है, एक ऐसा आधार बनता है जो धीरे धीरे आर्थिक विषमताओं और दोषों को दूर करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। धन्यवाद।